आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन एज मैट्रिसेस। रैखिक रूपांतरण एवं आयु के रूप में उनका निरूपण। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में हम रैखिक रूपांतरण कहेंगे। इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हो, मतलब समाकारिता भी आप कह सकते हो। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है ये हम पहले जान लेते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए दो वेक्टर स्पेस का होना जरूरी है। पहला वेक्टर स्पेस हमने यूएफ नाम दिया, दूसरा वेक्टर स्पेस वीएफ है। तो लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। यूएफ और वीएफ दो सदिश समष्टियां हैं एंड टी इज ए मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। टी जो है यू से भी में एक मैपिंग है, एक प्रतिचित्रण है। टी इज ए मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। तो टी यू से भी में एक मैपिंग है, प्रतिचित्रण है। और यूएफ और वीएफ दोनों ही वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों ही सदिश समष्टियां हैं। इस टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो टी जिसको हमने मैपिंग कहा है, इस मैपिंग को ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, यदि वह इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इस टी सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू यू। अल्फा बीटा दोनों यू के एलिमेंट हैं। इसमें जब टी ऑपरेट होगा, टी ऑफ अल्फा टी ऑफ बीटा वी के एलिमेंट होंगे। और इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है टी ऑपरेट करते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा में, और यदि यह बराबर आता है ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी अल्फा टी ऑफ बीटा, है ना, मतलब टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। यदि ऐसा आता है तो ये जो टी है जिसको हमने मैपिंग कहा यू से भी में, इस टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रैखिक रूपांतरण कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, लेट माना टी फ्रॉम V3 टू V2 बी डिफाइंड बाय। इस प्रकार परिभाषित है कि टी एक मैपिंग है जो इस प्रकार से डिफाइंड है, टी ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x1 माइनस x2 कामा x1 प्लस x3। देन टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब टी एक रैखिक रूपांतरण है। हमें इस टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, हमें इस टी को बताना है कि यह एक रैखिक रूपांतरण है। टी के बारे में दिया गया है, टी ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x1 माइनस x2 कामा x1 प्लस x3। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें इस टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण बताना है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है कि टी ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x1 माइनस x2 कामा x1 प्लस x3। यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। टू प्रूव दैट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिद्ध करना है कि टी एक रैखिक रूपांतरण है। इस टी को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू V3। क्योंकि यहाँ पर टी V3 से V2 में है तो अल्फा बीटा V3 का मेंबर होगा। आपको ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना होगा। यदि ये रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया है तभी टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। तो यहाँ आप देखिए, हमारा जो टी है वो इस प्रकार के जो पेयर है x1 x2 x3 ट्रिपल पेयर, या आप उसको 3 टपल आप कह सकते हो, इसमें ऑपरेट हो रहा है। टी x1 x2 x3 में ऑपरेट होता है। तो हमारा जो टी आप अल्फा जैसे निकालना है तो अल्फा को भी इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, बीटा को भी इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि टी जो है वह x1 x2 x3 ट्रिपल जो पेयर है ये, है ना, जिसको आप 3 टपल कह सकते हो, इस पे ऑपरेट होता है टी।
तो अल्फा भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, बीटा भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसमें टी ऑपरेट होगा। और इस इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज करेंगे। तो हमने मान लिया अल्फा इक्वल टू x1 s2 s3 v3 का एक मेंबर है, और बीटा भी है y1 y2 y3, ये भी v3 का एलिमेंट है, क्योंकि t जो है v3 से v2 में एक मैपिंग है। यहाँ हमने लिखा है t इज अ मैपिंग फ्रॉम v3 टू v2। तो यहाँ से अल्फा और बीटा हमें लेना है। तो अल्फा हमने लिया है x1 s2 s3 ये, और बीटा लिया है y1 y2 y3, दो मेंबर ले लिए। टी आप अल्फा निकाल लेते हैं, मतलब टी आप x1 s2 s3, इस इक्वेशन नंबर 1 से आपको टी आप अल्फा मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से टी आप अल्फा आएगा हमारा x1 माइनस s2 कामा x1 प्लस s3, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से। वैसे टी आप बीटा बीटा को वैल्यू y1 y2 y3 है, तो y1 y2 y3 आप रखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका y1 माइनस y2 कामा y1 प्लस y3, है ना, क्योंकि यहाँ y1 y2 y3 लेंगे तो यहाँ भी y1 माइनस y2 आ जाएगा और y1 प्लस y3 आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 आप याद रखिए। हमने ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 का हेल्प लेके बनाए हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है इसी का हेल्प लेके इक्वेशन 2 और 3 बना है। अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड जाएंगे। हमें प्रूव करना है टी आप ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी आप अल्फा प्लस बी टी आप बीटा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड हम जाएंगे। टी आप अल्फा आप याद रखिए, टी आप बीटा भी याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए नाउ अब हम टी आप ए अल्फा प्लस बी बीटा को वैल्यू निकालते हैं। तो टी आप ए अल्फा को वैल्यू है x1 s2 s3 प्लस बी बीटा का वैल्यू है y1 y2 y3। तो हमने अल्फा और बीटा को वैल्यू रख दिया। यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, बी का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, इसका फर्स्ट प्लस होगा, तो ये आएगा ax1 प्लस by1, इसका सेकंड को प्लस करोगे तो ax2 प्लस by2 आएगा, और इसका थर्ड प्लस करोगे तो as3 प्लस by3 आएगा। इसको हमने नया नामकरण z1 दे दिया, इसका नया नाम z2 कहा, इसको हमने नया नामकरण z3 कह दिया। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसको हमने z1 कहा है, इसको z2 और इसको z3। यहाँ लिखा है वेयर z1 इज इक्वल टू ax1 प्लस by1, z2 इज इक्वल टू as2 प्लस by2 एंड z3 इज इक्वल टू as3 प्लस by3। अब यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से आएगा टी आप z1 z2 z3 की वैल्यू होगा z1 माइनस z2 और z1 प्लस z3। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, यहाँ x1 s2 s3 है तो x1 s2 और s3 आ रहा है ना, x1 माइनस s2 कामा x1 प्लस s3, इस इक्वेशन नंबर 1 से। याद रखना ये जो इक्वेशन 1 है ये हमें क्वेश्चन से ही मिला है ना। तो यहाँ पर अगर z1 z2 z3 रखेंगे तो यहाँ z1 आएगा, यहाँ z2 आएगा, यहाँ z1 आएगा, यहाँ z3 आएगा। इसी इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टी आप z1 z2 z3 आएगा z1 माइनस z2 कामा z1 प्लस z3। अब z1 की वैल्यू ये रख दीजिए, z2 के वैल्यू ये रख दीजिए, z3 की वैल्यू ये रख दीजिए, z1 z2 z3 की वैल्यू यहाँ से देखकर रख दीजिए, क्योंकि हमने इसको z1 कहा था, इसको z2 कहा था और इसको z3 कहा था। हमने z1 z2 z3 की वैल्यू रख दिया ये। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में a कॉमन है तो a x1 माइनस s2, इन दोनों में b कॉमन है प्लस b y1 माइनस y2, इन दोनों में a कॉमन है a x1 प्लस s3, इन दोनों में b कॉमन है b y1 प्लस y3। ठीक है। अब इसका फर्स्ट एक ब्रैकेट में, इसका सेकंड एक ब्रैकेट में, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। इन सब में a कॉमन है, इन सब में b कॉमन है। तो ये जो वैल्यू है x1 माइनस s2 कामा x1 प्लस s3, ये टी आप अल्फा का वैल्यू है, हमने निकाला था इसके पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टी आप अल्फा हमने निकाला था, टी आप अल्फा x1 माइनस s2 कामा x1 प्लस s3, इसका वैल्यू टी आप अल्फा है, और इसका जो वैल्यू है टी आप बीटा है। तो ये हमारा टी आप अल्फा हो जाएगा, ये हमारा टी आप बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि टी आप ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये हम लेके चले थे टी आप ए अल्फा प्लस बी बीटा, और हमारा जो आंसर आ रहा है ए टी आप अल्फा प्लस बी टी आप बीटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टी जो है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। आप लिख सकते हो स्पष्ट है कि टी एक रैखिक रूपांतरण है, क्लियरली टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, और अभी मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब रैखिक रूपांतरण नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल एक और देता हूं। लेट
T इज ए मैपिंग फ्रॉम V3 टू V2 बी डिफाइंड बाई, मान लो T V3 से V2 में इस प्रकार परिभाषित है कि T ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ये T का डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देन T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है बताना है। ध्यान देना, T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बताना है हमें। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। हमने आपको कहा था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। मतलब इफ T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A T ऑफ अल्फा प्लस B T ऑफ बीटा, देन T इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यदि T इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी T रैखिक रूपांतरण कहलाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर ये दो कंडीशन भी आप बताते हो, इसमें एक सिंगल कंडीशन है ना, एक ही कंडीशन हमने बताया। अगर ये आप नहीं बताना चाहते तो ये दो कंडीशन, ये और ये आप बता दीजिए। अगर ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो भी T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। लेकिन याद रखना, इसमें दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ये और ये दोनों। यहाँ एंड लिखा है। T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आना चाहिए T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा, एंड T ऑफ A अल्फा इज इक्वल टू आना चाहिए A T ऑफ अल्फा। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों, तभी T जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मान लो यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाता है या यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाता है, तो हम लिखेंगे T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है बोलेंगे। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए या तो ये सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये और ये दोनों। ठीक है, चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें बताना है T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है कि T ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। यह हमें क्वेश्चन से मिला है। टू प्रूव दैट T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिद्ध करना है कि T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। चलिए, हमने अल्फा मान लिया x1 x2 x3, ये V3 का एलिमेंट है। बीटा में लिया y1 y2 y3, ये भी V3 का एलिमेंट है। अल्फा और बीटा हमने एज्यूम कर लिया। T ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से। तो T ऑफ अल्फा आएगा T ऑफ x1 x2 x3, मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। इसी इक्वेशन नंबर 1 को देखकर हमने लिखा है। T ऑफ बीटा होगा T ऑफ y1 y2 y3, तो यहाँ से आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। अब हम निकालते हैं T ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू रख दिए प्लस बीटा का वैल्यू, तो आ जाएगा T ऑफ x1 प्लस y1 कामा x2 प्लस y2 कामा x3 प्लस y3। कुछ देर के लिए इसको हमने Z1 नाम दे दिया, इसको Z2, इसको Z3। तो Z1 हमारा है x1 प्लस y1, Z2 x2 प्लस y2 है और Z3 है x3 प्लस y3। तो ये आ जाएगा T ऑफ Z1 Z2 Z3। अब T ऑफ Z1 Z2 Z3 इसको आप देखिए, T ऑफ x1 x2 x3 होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो T ऑफ Z1 Z2 Z3 क्या आएगा, इसी को अगर देख के बताएं तो ये आ जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 से ही हमारा जो इक्वेशन है ना, यहीं से, यहाँ x1 x2 x3 है तो यहाँ x1 x2 x3 आया, यहाँ Z1 Z2 Z3 आएगा तो यहाँ Z1 Z2 Z3 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से T ऑफ Z1 Z2 Z3 का जो वैल्यू है ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए, ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, है ना। Z1 की वैल्यू x1 प्लस y1 था, Z2 की वैल्यू x2 प्लस y2 था, Z3 की वैल्यू x3 प्लस y3 था। रख दीजिए, x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1, x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर, वैसे ही s3 प्लस y3 का होल स्क्वायर। तो T ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 y1 s2 y2 s3 y3। ये T ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिला। अब हम T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा भी निकाल लेते हैं। तो T ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, T ऑफ अल्फा की वैल्यू था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आप देख लीजिए, ये देखिए T ऑफ अल्फा की वैल्यू ये निकला है, T ऑफ बीटा की वैल्यू ये निकला है ना। इक्वेशन नंबर 2 में T ऑफ अल्फा की वैल्यू आपको दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में T ऑफ बीटा की वैल्यू भी आपको दिखाई दे रहा है।
तो टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन 5 बन गया। अब इक्वेशन 4 और 5 को आप देखो, दोनों का राइट साइड देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड देखिए। तो हम देख रहे हैं कि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा की वैल्यू अलग अलग आ रहा है। इसमें ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है। इक्वेशन 4 में आप देखिए ये टर्म एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है। ये टर्म तो इसमें भी है, ये वाला टर्म इसमें भी है, लेकिन ये वाला टर्म तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप बोल सकते हो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल नहीं है टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा से। क्लियरली टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप घर में एक बार ट्राई कीजिए, है ना। जैसे हमने बताया था वैसे ही आप बनाना। जैसे एफ है, एक फंक्शन है एफ v3 से v2 में इस प्रकार डिफाइन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई कामा जेड। आपको ये शो करना है कि एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एक रैखिक रूपांतरण है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करना है। वैसे इसमें देखिए एफ जो है v2 से v3 में डिफाइंड है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए कामा बी कामा जीरो, इस प्रकार से दिया गया है। आपको यहाँ शो करना है एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एक रैखिक रूपांतरण बताना है। इस क्वेश्चन में आप देखिए एफ v2 से v3 में इस प्रकार से डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एस क्यूब कामा वाई क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एस क्यूब कामा वाई क्यूब है। हमें शो करना है एफ इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में टी एक मैपिंग है v3 से v2 में, टी ऑफ ए कामा बी कामा सी इक्वल टू है सी कामा ए प्लस बी। इस टी को हमें बताना है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रैखिक रूपांतरण है। इसमें टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3y कामा 3y माइनस 4y 3x माइनस 4y, और हमें बताना है कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप घर में ट्राई कीजिए, है ना। ये पूरे क्वेश्चन घर में ट्राई कीजिए और बनाइए। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, एक बार और मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए या ये सिंगल कंडीशन। अगर ये सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इनमें से कोई एक अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, या ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टी है तो टी लिखोगे, अगर फंक्शन एफ दिया है तो टी की जगह एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ है तो एफ लिख दोगे। ओके, तो इसको आप घर में एक बार ट्राई कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ नए क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें लिखा है इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू एफ इंटू वी एफ। यूएफ से वी एफ ए होमोमॉर्फिज्म को ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म बोलूँ या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब समाकारिता बोलूँ या रैखिक रूपांतरण, दोनों का मतलब सेम है। होमोमॉर्फिज्म को हिंदी में समाकारिता कहते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में रैखिक रूपांतरण हम कहते हैं। तो आप दोनों बोल सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो या होमोमॉर्फिज्म आप बोल सकते हो। तो एफ यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, होमोमॉर्फिज्म है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डेज, जहाँ पे जीरो और जीरो डेज दोनों ही जीरो वेक्टर्स हैं। ये जीरो जो है यू का जीरो वेक्टर है और जीरो डेज जो है वी का जीरो वेक्टर है। एफ ऑफ माइनस अल्फा आना चाहिए माइनस एफ ऑफ अल्फा, और एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा। इस प्रकार से ये तीन कंडीशन आपको प्रूव करना है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। यू एफ और वी एफ दो वेक्टर स्पेसेस है, यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं, और एफ जो है यू से भी में एक होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। ठीक है, जैसे ही हमने एफ को होमोमॉर्फिज्म कहा है, एफ के पास दो प्रॉपर्टी आएंगे। एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू यू, एंड एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू होगा ए एफ ऑफ अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू यू। ये दो कंडीशन इसलिए आया क्योंकि एफ जो है होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। मैंने आपको कहा है होमोमॉर्फिज्म को ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, रैखिक रूपांतरण भी कहते हैं। चलिए, तो एफ के पास दो प्रॉपर्टी आ गए। अगर हम इस अल्फा और बीटा दोनों को जीरो पुट कर दें
हम फर्स्ट पार्ट का प्रूव करने वाले हैं। देखो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डेस लाने वाला है। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या, जीरो डेस। याद रखना ये जीरो वेक्टर यू का है और जीरो डेस वेक्टर वी का है। ये जीरो वेक्टर है दोनों, है ना, जीरो और जीरो डेस दोनों ही जीरो वेक्टर है, दोनों ही जीरो है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा इज इक्वल टू जीरो और बीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो। जीरो प्लस जीरो को जीरो लिख दिया। अब ये जो एफ ऑफ जीरो है ये भी का एलिमेंट होगा। कैसे भी का होगा देखिए, अभी आपको डायग्राम समझाते हैं। एफ ऑफ जीरो जो है यू का है कि वी का है। देखो आपको बताते हैं यहाँ अल्फा और बीटा यू का एलिमेंट होता है, अल्फा और बीटा। एफ जो है यू से भी में एक मैपिंग है। यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका इमेज आपको भी में मिलेगा। जैसे यहाँ अल्फा है तो यहाँ एफ ऑफ अल्फा आएगा, यहाँ बीटा है तो यहाँ एफ ऑफ बीटा आएगा, यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ एफ ऑफ जीरो आएगा। तो एफ ऑफ जीरो भी के एलिमेंट है। ये देखिए डायग्राम से आप समझिए, ये जीरो यू का एलिमेंट है तो एफ ऑफ जीरो भी का एलिमेंट है, ठीक है। और आपको पता है भी का जीरो वेक्टर जीरो डेस है, भी का जो जीरो वेक्टर है जीरो डेस। तो एफ ऑफ जीरो में जीरो डेस प्लस करोगे तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल एफ ऑफ जीरो लाया था हमने। देखो ये देखिए अभी थोड़ा पहले लाया था, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये हमने लिखा है। अब इसमें हमने जीरो डेस प्लस कर दिया क्योंकि एफ ऑफ जीरो जो है भी का पार्ट है, भी का एलिमेंट है और भी का जो जीरो वेक्टर है जीरो डेस है, जीरो डेस प्लस किया। एफ ऑफ जीरो कैंसिल कर दो बोथ साइड से, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डेस आ जाएगा, ठीक है। याद रखना जीरो डेस भी जीरो वेक्टर ही है, इसमें जीरो प्लस करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये और ये इक्वल है ना। इसमें जीरो डेस प्लस करेंगे तो भी यही रहेगा क्योंकि ये भी जीरो ही है। इसमें हमने जीरो डेस प्लस किया है। जीरो क्यों प्लस नहीं किया, क्योंकि जीरो यू का मेंबर है और जीरो डेस वी का है ना। और एफ ऑफ जीरो भी भी का है, एफ ऑफ जीरो भी का ही एलिमेंट है और जीरो डेस भी का ही जीरो वेक्टर है। इसी कारण इसमें हमने जीरो डेस प्लस किया है। एफ ऑफ जीरो कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डेस आएगा। सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है ये इसमें एक ही जगह -1 ले लेते हैं। सेकंड पार्ट का प्रूफ करना है। एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा, तो एक ही जगह -1 ले लेते हैं। एक जगह क्या लेंगे, -1, तो एफ ऑफ माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ माइनस एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में एक ही जगह -1 ले लिए, ये प्रूफ हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में आप देखिए एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लाना है एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, ये हमें प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में। तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड जाएंगे। एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा लिख दीजिए। अब यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म इक्वेशन नंबर 1 लगा दीजिए। इक्वेशन 1 कहता है एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा। अलग अलग हो जाता है ना। इसी इक्वेशन 1 का यूज करते हैं तो यहाँ जाएगा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस बीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा। यहाँ से यहाँ कैसे आया, इस रिजल्ट से देखो, एफ ऑफ माइनस अल्फा होता है माइनस एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ माइनस बीटा होगा माइनस एफ ऑफ बीटा। ये थर्ड पार्ट भी आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का कर्नेल। कर्नेल को हिंदी में अष्टी भी आप बोल सकते हो और कर्नेल भी बोलोगे चलेगा। कर्नेल क्या होता है ये आप जानिए। लेट यूएफ एंड वीएफ बी 2 वेक्टर स्पेसेस, यूएफ और वीएफ 2 वेक्टर स्पेसेस है और एफ यू से भी में एक होमोमॉर्फिज्म है। एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम यू टू वी, एफ जो है यू से भी में एक समाकारिता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, एक बार और बताता हूँ, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रैखिक रूपांतरण होता है, उसी को होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, उसी को समाकारिता भी कहते हैं। तो यहाँ पर यू एफ और वी एफ 2 वेक्टर स्पेसेस हैं, 2 सदिश समष्टियाँ हैं और एफ जो है यू से भी में एक होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। अब हमें बताना है कर्नेल एफ के बारे में। तो कर्नेल एफ में यू से एलिमेंट लेना है हमें। कर्नेल एफ में यू के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो यू से ऐसे अल्फा इस कर्नेल एफ का एलिमेंट बनेगा जहां पर एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 डेस आता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कर्नेल एफ के एलिमेंट में अगर हम एफ ऑपरेट करें तो उसका
उसका जो वैल्यू है वो 0 डेस आएगा। कर्नेल एफ में वही एलिमेंट होंगे जिसका एफ इमेज 0 डेस आता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, है ना। एफ समाकारिता एफ का कर्नेल। देखिए डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये हमारा यू एफ है, ये हमारा वी एफ है। यहाँ से हम मैपिंग एफ है, एफ को हमने होमोमॉर्फिज्म का है, समाकारिता का है। यू के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इमेज 0 डेस आ रहा है। यू के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इमेज जो है 0 डेस आ रहा है। तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कहलाएगा कर्नेल एफ। तो कर्नेल एफ में वही एलिमेंट होते हैं जिसका एफ इमेज 0 डेस आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूं। सो दैट द कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज अ सब स्पेस ऑफ यूएफ। दर्शाइए कि एक समाकारिता का कर्नेल यूएफ की उप समष्टि होती है। हमें कर्नेल को बताना है कि वह एक सब स्पेस होता है। कर्नेल एफ इज अ सब स्पेस। कर्नेल एफ को उप समष्टि बताना है। तो हमने मान लिया यू एफ एंड वी एफ बी 2 वेक्टर स्पेसेस। यू एफ और वी एफ 2 सदिश समष्टियां हैं। एफ यू से भी में एक होमोमॉर्फिज्म है। एफ फ्रॉम यू टू वी इज अ होमोमॉर्फिज्म, बी होमोमॉर्फिज्म, एक समाकारिता है। कर्नेल एफ में ऐसे एलिमेंट आएंगे यू से जहां पर एफ ऑफ अल्फा 0 डेस है, और इस प्रकार से हमने डायग्राम भी बना दिया है और हमने कहा ये कर्नेल एफ है। इस कर्नेल एफ को मुझे होमोमॉर्फिज्म बताना है, समाकारिता नहीं, होमोमॉर्फिज्म नहीं, सॉरी, इसको मुझे सब स्पेस बताना है, इसको मुझे उप समष्टि बताना है। कर्नेल एफ को मुझे उप समष्टि बताना है, सब स्पेस बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने हेडिंग डाल दिया है टू प्रूव दैट कर्नेल एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ। इस कर्नेल एफ को वी एफ का उप समष्टि बताना है। आपको पता है सब स्पेस बनने के लिए 2 प्रॉपर्टी होना जरूरी है। मैं आपको समझाता हूं। अगर हम W को सब स्पेस बोलते हैं तो कौन से 2 प्रॉपर्टी लगेगा, पहले देख लीजिए। अगर आप W को, इस W को आप सब स्पेस बोलना चाहते हो, ठीक है, W को क्या बोलना चाहते हो, सब स्पेस। ये W सब स्पेस तभी कहलाएगा जब अल्फा बीटा बिलोंग टू W इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा आल्सो बिलोंग टू W, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है A बिलोंग टू F एंड अल्फा बिलोंग टू W इम्प्लाइज दैट A अल्फा बिलोंग टू W। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है W, तब W जो है सब स्पेस कहलाता है। इस W को हम सब स्पेस कहेंगे जब उसके पास ये 2 प्रॉपर्टी होते हैं तब। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, हमें कर्नेल एफ को सब स्पेस बताना है, W की जगह कर्नेल एफ है, तो कर्नेल एफ ही 2 प्रॉपर्टी को रखेगा, है ना। मैंने आपको कहा है यदि W इस 2 प्रॉपर्टी को रखता है, ये 2 प्रॉपर्टी अगर W के पास है तो W जो है क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। लेकिन हमें W को सब स्पेस नहीं बताना है। इस क्वेश्चन इसमें हमें लिखा है टू प्रूव दैट कर्नेल एफ इज अ सब स्पेस ऑफ यू। ठीक है, सिद्ध करना है कि कर्नेल एफ यूएफ का एक उप समष्टि है। तो कर्नेल एफ सब स्पेस कब कहलाएगा, जब कर्नेल एफ इस 2 प्रॉपर्टी को रखेगा। मतलब अल्फा और बीटा अगर कर्नेल एफ के एलिमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा भी कर्नेल एफ का ही एलिमेंट होगा। दूसरा, अगर ए बिलोंग करता है एफ में और अल्फा बिलोंग करता है कर्नेल एफ में, तो ये सूचित करेगा कि ए अल्फा भी कर्नेल एफ का ही एलिमेंट है। अगर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव कर दें तो कर्नेल एफ सब स्पेस कहलाएगा, उप समष्टि कहलाएगा। ठीक है, इसका हमने लिखा है फॉर दिस वी शैल शो दैट। इसके लिए हम दर्शाएंगे कि ये दोनों पार्ट हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 का हम प्रूफ पहले देते हैं। हमने मान लिया अल्फा और बीटा कर्नेल एफ के एलिमेंट हैं, अल्फा और बीटा कर्नेल एफ के। अब मुझे लाना है अल्फा प्लस बीटा भी कर्नेल एफ का एलिमेंट होना चाहिए। तो अल्फा और बीटा जब कर्नेल एफ के एलिमेंट है तो एफ ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा। आपको पता ही है कर्नेल एफ में वही एलिमेंट होते हैं जिसका एफ इमेज 0 डेस आता है। तो अल्फा एफ ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा, एफ ऑफ बीटा भी 0 डेस आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही कर्नेल एफ के एलिमेंट हैं। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा आएगा 0 डेस प्लस 0 डेस। इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखाएगा। 0 डेस प्लस 0 डेस को 0 डेस ही लिखोगे। अब यहाँ देखो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 डेस आ रहा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा,
क्योंकि आपको पता है कर्नेल एफ में वही एलिमेंट रहते हैं जिसका एफ इमेज 0 डेस आता है। तो अल्फा प्लस बीटा का एफ इमेज 0 डेस है। जब इसमें एफ ऑपरेट कर रहे हैं तो 0 डेस आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आएंगे। ए बिलोंग टू एफ लेके चलेंगे, अल्फा बिलोंग टू कर्नेल एफ, और हम बताएंगे ए अल्फा बिलोंग टू कर्नेल एफ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। तो हमने मान लिया ए बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बिलोंग करता है कर्नेल एफ में। ए एफ का एलिमेंट है, अल्फा कर्नेल एफ का एलिमेंट है। जब अल्फा कर्नेल एफ का एलिमेंट है तो एफ ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा। चलिए अब हम ए इंटू एफ ऑफ अल्फा निकालते हैं, मतलब ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू 0 डेस आएगा। ए इंटू 0 डेस ही होगा। ए इंटू एफ ऑफ अल्फा को एफ ऑफ ए अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ए ऑफ एफ, ए एफ ऑफ अल्फा होगा। तो इसका वैल्यू ए लिख सकते हैं। आप देख रहे हो एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू 0 डेस आ रहा है, तो ए अल्फा जो है वह कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा। इस प्रकार से कर्नेल एफ इज अ सब स्पेस ऑफ भी। कर्नेल एफ यूएफ का एक उप समष्टि है। कर्नेल एफ इज अ सब स्पेस ऑफ यूएफ। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, तो कर्नेल एफ को हम बोलेंगे यह सब स्पेस है, उप समष्टि है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण का परिसर। ये हम आपको बताने वाले हैं। आप इसको रेंज ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो, समाकारिता का परिसर भी आप कह सकते हो। लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। मान लो यूएफ और वीएफ दो सदिश समष्टियां हैं। एंड एफ फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ जो है यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है। तो यूएफ और वीएफ दोनों ही वेक्टर स्पेसेस है, सदिश समष्टियां हैं, और एफ जो है यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। ठीक है। रेंज ऑफ एफ, इसको हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ एफ, है ना। रेंज ऑफ एफ में एफ ऑफ अल्फा टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पे अल्फा बिलोंग करेगा यू में। रेंज ऑफ एफ में एफ ऑफ अल्फा टाइप के एलिमेंट है, जहां पे अल्फा यू का एलिमेंट है। अल्फा इज एलिमेंट ऑफ यू। ठीक है, ये कहलाएगा रेंज ऑफ एफ। हिंदी में कहेंगे एफ का परिसर। इसमें एफ ऑफ अल्फा टाइप के एलिमेंट होंगे। चलिए हम आपको डायग्राम समझाते हैं। ये देखिए, ये हमारा यू एफ है, ये हमारा वी एफ है। इसमें जितने भी अल्फा हैं यू में, जितने भी एलिमेंट है, सबका इमेज सपोज इतने एरिया में मिल रहा है। इसके जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का इमेज इतने एरिया में हमें मिल रहा है। यहाँ अल्फा है तो यहाँ एफ ऑफ अल्फा आएगा। तो ये जो एरिया है ये कहलाएगा रेंज ऑफ एफ, जितने एरिया में हमें इमेजेस मिल रहे हैं। एफ तो मैपिंग है यू से भी में, ठीक है। एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू भी। यू से भी में एक मैपिंग है, लेकिन यू के जितने एलिमेंट यू में हैं उनके इमेजेस भी के अंदर मिलेंगे, है ना। यू के एलिमेंट का जो इमेजेस आएगा भी, यू के एलिमेंट पे जब एफ ऑपरेट करेंगे तो हमें भी में एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जितने एरिया में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना, इसके सारे एलिमेंट के इमेज सपोज इतना एरिया में हमें मिल रहा है, इतना एरिया में इनके सारे एलिमेंट के इमेजेस मिल रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये एरिया जो है रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज, परिसर कहलाएगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा भी परिसर बन जाए, रेंज बन जाए, ये भी हो सकता है। ऑन टू अलग केस में होता है। अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है ना, तो ये पूरा भी जो है वह रेंज बन जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो एफ है वह ऑन टू अगर नहीं है तो रेंज जो है भी के अंदर आएगा। रेंज सेट जो है वो भी के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, भी का सब स्पेस होगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। यू एफ और वी एफ दो वेक्टर स्पेसेस है, दो सदिश समष्टियां हैं। एफ यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। देन सो दैट द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ एफ दैट इज आर एफ, आर एफ बोलते हैं रेंज ऑफ एफ, इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ये वी का एक सब स्पेस होता है। रेंज ऑफ एफ जो है वह वी का सब स्पेस है, उप समष्टि है। हमें बताना है कि रेंज ऑफ एफ वी का एक उप समष्टि होता है, सब स्पेस होता है। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
मान लो यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टियां हैं तथा एफ यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है। देन तब रेंज ऑफ एफ, इसमें एफ ऑफ अल्फा टाइप के एलिमेंट होंगे जहां पे अल्फा यू से लिया जाएगा, ये रेंज ऑफ एफ कहलाता है। इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, इसको हम एफ का परिसर कहते हैं। डायग्राम भी हमने बताया है, ये यू है, ये वी है, यू में जितने भी अल्फा है उसका इमेजेस हमें इस एरिया में मिलेगा, ये कहलाएगा रेंज ऑफ एफ, जिसको हम आर एफ कहते हैं। हमें इस रेंज ऑफ एफ को बताना है, इस आर एफ को बताना है कि वह भी का एक सब स्पेस है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि आर एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी। आर एफ जो है वी का एक उप समष्टि होता है। हमने लिखा है टू प्रूव दैट आर एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी, सिद्ध करना है कि आर एफ वी का एक उप समष्टि है। तो सब स्पेस बनने के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फॉर दिस वी शैल शो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि अगर बीटा वन बीटा टू आर एफ का एलिमेंट है तो बीटा वन प्लस बीटा टू भी आर एफ का एलिमेंट होगा। दूसरा, अगर ए बिलोंग करता है एफ में और बीटा वन आर एफ का एलिमेंट है तो ए बीटा वन भी आर एफ का एलिमेंट होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये जो रेंज ऑफ एफ है जिसको हम आर एफ लिखते हैं, यह रेंज ऑफ एफ सब स्पेस कहलाएगा, उप समष्टि कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। हमने मान लिया बीटा वन जो है एफ ऑफ अल्फा वन है, यह रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है, तो अल्फा वन यू का एलिमेंट हुआ। और बीटा टू जो है एफ ऑफ बीटा टू के फॉर्म में है, एफ ऑफ अल्फा टू के फॉर्म में, सॉरी, बीटा टू जो है एफ ऑफ अल्फा टू के फॉर्म में है और यह भी रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है। यहाँ पे अल्फा टू जो है वह यू का एलिमेंट है, तो बीटा वन भी रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है, बीटा टू भी रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है। देन ठीक है, बीटा वन बीटा टू दोनों ही आर ऑफ एफ रेंज ऑफ एफ के एलिमेंट है। बीटा वन एफ ऑफ अल्फा वन के फॉर्म में है, बीटा टू एफ ऑफ अल्फा टू के फॉर्म में है। बीटा वन प्लस बीटा टू निकालेंगे तो एफ ऑफ अल्फा वन प्लस एफ ऑफ अल्फा टू आएगा। इसे आप लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू। यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म हमने लगा दिया, एफ जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा वन प्लस एफ ऑफ अल्फा टू आएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म यूज कर लिया है और बीटा वन प्लस बीटा टू इज इक्वल टू आया एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू। इसे इक्वेशन नंबर वन हमने दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा वन और अल्फा टू दोनों ही यू के मेंबर है, तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू भी यू का मेंबर होगा। तो इसमें जब एफ ऑपरेट करेंगे तो रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट आएगा, है ना। यू के जितने भी मेंबर है उसमें एफ ऑपरेट करते हैं तो रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर अल्फा वन प्लस अल्फा टू यू के मेंबर है, तो एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू रेंज ऑफ एफ के एलिमेंट होंगे। और इसी को आपने इक्वेशन नंबर वन में बीटा वन प्लस बीटा टू के इक्वल बोला है। ये देखिए, एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू को बीटा वन प्लस बीटा टू के इक्वल बोला है। ये अगर रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है तो ये भी रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट होगा, है ना। ये अगर रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है तो ये भी रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट होगा, दोनों इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है, इसी कारण बीटा वन प्लस बीटा टू भी रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट होगा इक्वेशन नंबर वन से। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। हमने मान लिया ए बिलोंग करता है एफ में, बीटा वन जो है एफ ऑफ अल्फा वन के फॉर्म में है और ये बिलोंग करता है रेंज ऑफ एफ में जहाँ पे अल्फा वन यू का मेंबर है। तो ए बिलोंग करता है एफ में, बीटा वन रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है। ये सूचित करता है कि बीटा वन जो है एफ ऑफ अल्फा वन के फॉर्म में होगा। अब हम ए बीटा वन निकालते हैं, ए बीटा वन आएगा ए एफ ऑफ अल्फा वन। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ए इंटू एफ ऑफ अल्फा वन को एफ ऑफ ए अल्फा वन लिखेंगे क्योंकि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ ऑफ ए अल्फा होता है ए एफ ऑफ अल्फा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए अल्फा वन। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको पता है ए एफ का एलिमेंट है, अल्फा वन यू का एलिमेंट है, तो ए अल्फा वन भी यू का एलिमेंट हुआ क्योंकि यू तो सब स्पेस है, यू तो वेक्टर स्पेस है, यू वेक्टर स्पेस है। ए अल्फा वन जो है यू का मेंबर हुआ। तो जब इसमें एफ ऑपरेट करेंगे, ए अल्फा वन में एफ ऑपरेट करेंगे तो वह रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट होगा। तो हम देख रहे हैं ए बीटा वन एफ ऑफ ए अल्फा वन है और ये रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो है रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट है, तो ए बीटा वन भी रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट बन गया। इस प्रकार से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो रेंज ऑफ एफ इज अ सब स्पेस ऑफ भी, रेंज ऑफ एफ भी का एक उप समष्टि बन गया, सब स्पेस बन गया है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, लेट यू एंड वी बी टू स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ। दो वेक्टर स्पेस हैं यू और वी। एफ जो है यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। देन एफ इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। एक बार हम एफ को वन टू वन लेकर चलेंगे, वन वन मैपिंग लेकर चलेंगे
और कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। फिर कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, है ना। एक बार ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ जो है यू यानी यहाँ क्षेत्र एफ पर यू और भी दो सदिश समष्टियाँ हैं, यू और भी दोनों ही वेक्टर स्पेस हैं, और एफ जो है यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है। एक बार हम एफ को एकाएकी लेकर चलेंगे और बताएंगे कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0, फिर कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और एफ को एकाएकी प्रूव करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, दो सदिश समष्टियाँ हैं। एफ फ्रॉम यू टू वी बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ जो है यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है। एंड लेट तथा माना कर्नेल एफ में ऐसे एलिमेंट हैं जिसका एफ इमेज जो है 0 डेस आता है। आपको पता है ना, कर्नेल एफ में वही एलिमेंट आएंगे यू से जिसमें एफ अगर ऑपरेट करें तो आंसर 0 डेस आता है, तो इसको हम बोलेंगे कर्नेल ऑफ एफ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक बार एफ को 1 1 लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, ये लेके चलेंगे 1 1 प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव दैट एफ इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0। सिद्ध करना है कि एफ एकाएकी है यदि और केवल यदि कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सपोज दैट एफ इज 1 to 1। प्रथमता माना कि एफ एकाएकी है। एफ को हमने 1 to 1 मान लिया। अब हमें शो करना है कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0। कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 कैसे शो होगा? देखो, हम यहाँ से एक एलिमेंट ले लेंगे अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू 0 ले आएंगे। यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे अल्फा, उस अल्फा का वैल्यू हम 0 ले आएंगे, तो कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने मान लिया एक अल्फा है कर्नेल एफ में। देन जब अल्फा कर्नेल एफ का एलिमेंट है तो एफ ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा, है ना। एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा? 0 डेस आएगा, क्योंकि अल्फा कर्नेल एफ का एलिमेंट है। अब मुझे पता है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 डेस होता है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है? 0 डेस। तो हम 0 डेस के लिए एफ ऑफ 0 रख दिए। अब एफ के 1 1 होने का फायदा उठाते हैं। एफ 1 1 है, दोनों तरफ से एफ को हटा दो तो अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अल्फा हमने कर्नेल एफ का एलिमेंट लिया था, उस अल्फा को वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0। अब कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 मान लिया हमने। अब हमें प्रूव करना है देन वी शैल शो दैट एफ इज 1 1। तब हम दर्शाएंगे कि एफ एकाएकी है। याद रखो, हमने कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 मान लिया है। अब हमें एफ को 1 1 प्रूव करना है। हमने मान लिया दो मेंबर अल्फा और बीटा, यू से दो एलिमेंट है, इस प्रकार से है कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा लेके चल रहे हैं। अब हमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा लाना है। अगर ये हम लेके चलते हैं, ये ले आते हैं, तो एफ जो है 1 1 कहलाएगा। तो एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 डेस आ जाएगा। इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0 डेस। यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा, मैं भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा दोनों वी के मेंबर होंगे, और वी का जो 0 वेक्टर 0 डेस होता है। ठीक है, ये देखिए, आपको हमेशा समझना है कौन किसका एलिमेंट है। ये यू है और ये भी है, ये भी है, ये यू है, ये भी है, और यहाँ से यहाँ मैपिंग एफ है। ठीक है, अगर अल्फा यहाँ है तो यहाँ एफ ऑफ अल्फा हुआ, अगर बीटा यहाँ है तो यहाँ एफ ऑफ बीटा हुआ। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा वी के एलिमेंट होंगे, न कि यू के। ठीक है, तो इसका 0 वेक्टर 0 डेस होता है। ठीक है, तो इतना माइनस इतना करें तो 0 डेस आ जाएगा। तो यहाँ से होमोमॉर्फिज्म लगा दिया, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डेस। अब देखो, ये अल्फा माइनस बीटा में एफ ऑपरेट हो रहा है, 0 डेस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्फा माइनस बीटा कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एफ ऑपरेट करने से 0 डेस आ रहा है। और कर्नेल एफ का डेफिनेशन में बता चुका हूँ, जिस एलिमेंट पर एफ ऑपरेट करें और 0 डेस आ जाए वह कर्नेल एफ का एलिमेंट होता है। यह कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा। अब कर्नेल एफ इज इक्वल टू 0 है, आपने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 1 में। देखो, कर्नेल एफ इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो कर्नेल एफ का जो भी एलिमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। इसका मतलब एफ इज 1 1 होगा, एफ एकाएकी होगा। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस, सदिश समष्टियों की तुल्यकारिता। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। मान लो यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं, एंड एफ फ्रॉम यू टू वी बी आर मैपिंग। एफ यू से भी में एक प्रतिचित्रण है, एक मैपिंग है। तो यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस है, यू एफ और वी एफ। एफ जो है यू से भी में एक मैपिंग है, प्रतिचित्रण है।
एफ इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। इस एफ को, जो मैपिंग है उसी एफ को, ध्यान देना यू और भी वेक्टर स्पेस है, यू को या भी को हम आइसोमॉर्फिज्म नहीं कहते हैं, हम इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये जो मैपिंग एफ है, एफ यू से भी में एक मैपिंग है, प्रतिचित्रण है। इस मैपिंग को ही होमोमॉर्फिज्म बोला जाता है, इसी मैपिंग को ही 1-1 बोला जाता है, इसी मैपिंग को ही ऑन-टू बोला जाता है ना। तो 1-1 ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ये मैपिंग के प्रॉपर्टी है ना। मैपिंग को हम बोलते हैं, जो मैपिंग हम डिफाइन करते हैं एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, जो मैपिंग डिफाइंड होता है उस मैपिंग को या तो हम 1-1 बोलेंगे, या तो 1-1 नहीं है बोलेंगे, या तो ऑन-टू है बोलेंगे, या तो ऑन-टू नहीं है बोलेंगे, या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बोलेंगे, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बोलेंगे, है ना। वैसे ही आइसोमॉर्फिज्म, तो इस एफ को हम आइसोमॉर्फिज्म तभी कहेंगे जब इस एफ के पास ये 3 प्रॉपर्टी लागू होते हैं। पहला, एफ इज 1-1, एफ एकाकी है, एफ इज ऑन-टू, एफ अक्षाधक है, और एफ इज होमोमॉर्फिज्म मतलब एफ समाकारिता है। आप बोल सकते हैं फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी चलेगा, होमोमॉर्फिज्म को ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, रैखिक रूपांतरण। तो अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तभी एफ जो है आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, तुल्यकारिता कहलाएगा। चलिए, सदिश समष्टियों के लिए तुल्यकारिता प्रमेय, आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस। याद रखना इसका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ भी याद रखना। आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस, सदिश समष्टियों के लिए तुल्यकारिता प्रमेय। पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसका प्रूफ हम देखेंगे। Two finite dimensional vector spaces over the same field are isomorphic if and only if they are of the same dimension। क्या बोलता है, समान क्षेत्र पर 2 परिमित विमीय सदिश समष्टियां तुल्यकारी होती हैं यदि और केवल यदि उनकी विमाएं समान हैं। ठीक है, 2 वेक्टर स्पेस तुल्यकारी होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। 2 वेक्टर स्पेसेस, 2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक। ये आइसोमॉर्फिक तभी होंगी इफ दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन सेम हो मतलब दोनों के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। दोनों के बेसिस में अगर अवयवों की संख्या बराबर है तो उसका डायमेंशन बराबर है ऐसे बोलेंगे। डायमेंशन जो होता है जिसको हम हिंदी में विमा कहते हैं, यह उसके बेसिस में अवयवों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके आधार में अवयवों की संख्या। यदि किसी सदिश समष्टि के आधार में 3 अवयव हैं तो उसका जो डायमेंशन है, उसका जो विमा है 3 कहलाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ अ वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस विथ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, अगर कोई वेक्टर स्पेस है जिसके बेसिस में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 होगा। ठीक है, उसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वह उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाएगा। समझ में आ गया आपको डायमेंशन, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है सदिश समष्टि तुल्यकारी होती है, 2 सदिश समष्टियां तुल्यकारी होती है यदि और केवल यदि उनकी विमाएं समान है, उनका डायमेंशन समान है, इक्वल है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रूफ इसका। लेट यूएफ एंड वीएफ बी 2 वेक्टर स्पेसेस। यूएफ और वीएफ 2 वेक्टर स्पेसेस हैं, 2 सदिश समष्टियां हैं, और हम मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ वी दोनों बराबर है, दोनों एन के बराबर है। इसका मतलब यू के बेसिस में भी एन एलिमेंट्स होंगे और वी के बेसिस में भी एन एलिमेंट्स होंगे। तो एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बी अ बेसिस ऑफ यू, ए यू का आधार है। और हमने मान लिया एस डेस इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन बी अ बेसिस ऑफ वी, ये वी का एक आधार है। हमने दोनों के डायमेंशन बराबर लिए हैं तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। तो ये हमने मान लिया है यह यू का बेसिस है, यू का आधार है, और ये हमने मान लिया है यह वी का बेसिस है, वी का एक आधार है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये बताना है यू और वी दोनों तुल्यकारी है क्योंकि दोनों का डायमेंशन इक्वल मान लिए। अब हमें बताना है यू एंड वी आर आइसोमॉर्फिक, यू एंड वी आर आइसोमॉर्फिक, यू तथा वी तुल्यकारी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यू के जो एलिमेंट होंगे बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त किया जाएगा। ये याद रखना है, ये यू का बेसिस है, मतलब यू का आधार है, तो यू का कोई भी एलिमेंट होगा इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा।
मतलब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस 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 AN अल्फा n, यह U के एलिमेंट होंगे। वैसे ही V का जो एलिमेंट होगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे, इनके रैखिक संचय से बनेंगे, है ना। मतलब B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस प्लस BN बीटा n, यह V का एलिमेंट होगा। क्योंकि ये U का बेसिस है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, इनके रैखिक संचय से U का एलिमेंट बनेगा। और ये V का एलिमेंट है, V का बेसिस है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, इनके रैखिक संचय से V का एलिमेंट हमें मिलेगा। यहाँ हमने लिखा है, देखो, देन अल्फा, अल्फा है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, U का एलिमेंट होगा। और बीटा जो है A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AN बीटा n, ये V का एलिमेंट होगा। ये U के बेसिस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन है, रैखिक संचय है। और ये V के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, रैखिक संचय है। तो ये अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा, बीटा इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर A1 A2 AN सारे कांस्टेंट है, ये F से लिए जाएंगे स्केलर से। टू प्रूव दैट U एंड V आर आइसोमॉर्फिक, सिद्ध करना है कि U और V तुल्यकारी हैं। हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं F U से V में। बी अ मैपिंग डिफाइंड बाई, एक मैपिंग F हम डिफाइन कर रहे हैं, F ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। अल्फा U का एलिमेंट है और बीटा V का एलिमेंट है। हमने इस प्रकार से मैपिंग डिफाइन किया, F ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, और बीटा जो है इस फॉर्म में दिखेगा, A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AN प्लस n से 1 AN बीटा n। इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। इस प्रकार से हमने एक मैपिंग डिफाइन किया है। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, ये मैपिंग क्यों डिफाइन की? यहाँ तो हमें बताना है U और V तुल्यकारी है, U और V को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों आइसोमॉर्फिक तभी कहलाएगा जब इनके बीच में अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें और वह मैपिंग आइसोमॉर्फिक हो, मतलब वह मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में जो मैपिंग हम डिफाइन करेंगे, प्रतिचित्रण जो डिफाइन कर रहे हैं, वह मैपिंग जो है 1-1 होना चाहिए, वह मैपिंग ऑन टू होना चाहिए, और वह मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। मतलब एकाएकी आच्छादक और तुल्यकारिता होना चाहिए, तब वह मैपिंग तुल्यकारिता कहलाएगा। जब एकाएकी होगा, आच्छादक होगा और समाकारिता होगा, तीनों होगा, तब वह तुल्यकारिता कहलाएगा, मतलब आइसोमॉर्फिक कहलाएगा। 1-1 होगा, ऑन टू होगा और होमॉर्फिज्म होगा तब। तो जब वह मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा, उस मैपिंग को जब आप आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर लोगे, तभी U और V आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे, तुल्यकारी कहलाएंगे। इसी कारण जब इसको हमें तुल्यकारिता बताना है, इन दोनों को आइसोमॉर्फिक बताना है, तो हमें एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ U से V में। तो डिफाइन करने का काम हमने कर लिया। इसके एलिमेंट अल्फा है, इसका एलिमेंट बीटा है, तो हमने मैपिंग डिफाइन किया, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। अल्फा को वैल्यू इस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अल्फा U का एलिमेंट है, इस फॉर्म में दिखेगा, और बीटा V का एलिमेंट है, इस फॉर्म में दिखेगा। ये हमने मैपिंग डिफाइन किया, इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया है। अब आपको सबसे पहले बताना है F इज 1-1। तो 1-1 के लिए मैंने दो एलिमेंट ले लिया, अल्फा और अल्फा डैश। एक अल्फा है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, U का एलिमेंट, और अल्फा डैश है B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस प्लस BN अल्फा n, U का एलिमेंट। अल्फा और अल्फा डैश दो एलिमेंट ले लिया मैंने U से। मुझे 1-1 बताना है, तो 1-1 बताने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं लेके चलूँगा एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डैश, ये मैं लेके चलूँगा, और मैं ये साबित करूँगा अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, ये ठीक है। चूंकि यहाँ बीटा आ चुका था ना, इसी कारण मैंने अल्फा और अल्फा डैश लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डैश लेकर चलूंगा और बताऊंगा एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू, नहीं, अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, ये लेके चलूंगा, ये बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एफ ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ अल्फा ये आ जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि अल्फा को ये पूरा है, इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगा। एफ ऑफ अल्फा डैश ये आ जाएगा हमारा, है ना। चलिए हम एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डैश लेके चलते हैं, इन दोनों को इक्वल लेंगे, ये दोनों को इक्वल लेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब सबको लेफ्ट साइड ले आइए, सबको लेफ्ट साइड ले आए तो A1 माइनस B1 बीटा 1 आएगा, इन दोनों में बीटा 1 कॉमन होगा। A2 माइनस B2 बीटा 2 आएगा, AN माइनस BN बीटा n आएगा। आपको पता है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ये बेसिस है, किसका बेसिस है पता है? ये V का बेसिस है, और बेसिस है मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जो बेसिस होता है, आधार होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, ये सारे कोफिशिएंट 0 के बराबर होंगे।
ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर है। ठीक है, और ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा n लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये बेसिस है, आधार है, और आधार हमेशा रैखिकता स्वतंत्र होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इस ये भी जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा, मतलब A1 इक्वल टू B1 आ जाएगा, A2 इक्वल टू B2 आ जाएगा, An इक्वल टू Bn आ जाएगा, मतलब अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश आ जाएगा। A1 B1 इक्वल है, A2 B2 इक्वल है, N Bn इक्वल है, तो अल्फा और अल्फा डैश भी इक्वल आ जाएगा। देखो A1 B1 इक्वल है, A2 B2 इक्वल है, N Bn, तो अल्फा और अल्फा डैश भी इक्वल आ जाएगा। हमने लिखा है अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, दिस शोज दैट F इज 1 1, यह दर्शाता है F 1 1 है। अब हम बताएंगे F इज ऑन टू के लिए आपको केवल स्टेट करना होता है, केवल आपको लिखना होता है। ऑन टू आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, केवल स्टेट करना होता है। आपको ये बताना होता है कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले, उसका प्री इमेज यहाँ विद्यमान है, मतलब यहाँ के एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ है। ठीक है, यहाँ कोई भी एलिमेंट लेते हैं वह किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, ये हमें बताना होता है। ठीक है, तो आपको केवल स्टेट करना है ऐसे। देखो, फॉर एनी बीटा इज इक्वल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस प्लस An बीटा n बिलोंग टू V, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा, एक एलिमेंट अल्फा इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा U में, सच दैट F ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इतना लिखना है आपको, है ना। हमने लिखा है प्रत्येक बीटा जो V का एलिमेंट है के लिए एक अवयव अल्फा जो U का एलिमेंट है इस प्रकार है कि F ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब ये F जो है ऑन टू बन गया, F इज ऑन टू। केवल इतना स्टेट करना, इतना लिखना है आपको। तो दिस सज दैट F इज ऑन टू, यह दर्शाता है कि F आच्छादक है। अब आपको बताना है F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, F एक रैखिक रूपांतरण है। तो F ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा लेकर चलते हैं, और हम बताएंगे A F ऑफ अल्फा प्लस B F ऑफ अल्फा डैश। ठीक है, F ऑफ A अल्फा प्लस B अल्फा डैश लेके चल रहे हैं। हम बताने वाले हैं A F ऑफ अल्फा प्लस B F ऑफ अल्फा डैश। तो अल्फा को वैल्यू हमने रख दिया, अल्फा डैश की वैल्यू रख दिया। A का मल्टीप्लाई इन पूरे के साथ होगा, B का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा। इसका A1 अल्फा 1 और B1 अल्फा 1 आएगा, इन दोनों में अल्फा 1 कॉमन आएगा, तो A1 प्लस B1 अल्फा 1, इन दोनों में अल्फा 2 कॉमन आएगा, तो A2 प्लस B2 अल्फा 2, इसमें और इसमें अल्फा n कॉमन आएगा, तो AN प्लस BN अल्फा n। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब F का डेफिनेशन आप देखिए, F का जो डेफिनेशन है इक्वेशन नंबर 1 से पता चलेगा। जब F ऑपरेट होता है इसमें तो अल्फा 1 बन जाता है बीटा 1, अल्फा 2 बन जाता है बीटा 2, अल्फा n बन जाता है बीटा n, अल्फा 1 की जगह बीटा 1 आ जाता है। A1 तो A1 ही रहता है लेकिन अल्फा 1 बीटा 1 बन जाता है, A2 ही रहता है लेकिन अल्फा 2 बीटा 2 बन जाता है। जब इसमें F ऑपरेट होता है तब, इसमें जब F ऑपरेट होता है तो यहाँ पे अल्फा 1 की जगह बीटा 1 आ जाता है, अल्फा 2 की जगह बीटा 2 लिखते हैं, अल्फा n की जगह बीटा n, ये इक्वेशन 1 बोलता है हमारा, है ना। तो इस इक्वेशन 1 का हम यूज करें तो यहाँ पर भी अल्फा 1 की जगह बीटा 1, जब इसमें F ऑपरेट होगा तो यहाँ बीटा 1 आ जाएगा, बीटा 2 यहाँ बीटा n आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे ये ऐसा। अब बीटा 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, यहाँ बीटा 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, डायरेक्ट ओपन कर लो। अब इसका यहाँ यहाँ इन सब में A कॉमन है, ये सारा A कॉमन है, और यहाँ सब में B कॉमन है, और ये बन जाएगा F ऑफ अल्फा और ये बन जाएगा F ऑफ अल्फा डैश। ये हमारा F ऑफ अल्फा था, ये हमारा F ऑफ अल्फा डैश था। ठीक है, F ऑफ अल्फा और F ऑफ अल्फा डैश मैं आपको दिखाया था, इसके पहले मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, F ऑफ अल्फा और F ऑफ अल्फा डैश, ये देखिए F ऑफ अल्फा ये है और F ऑफ अल्फा डैश ये है। ठीक है, ये हमारा F ऑफ अल्फा है, ये हमारा F ऑफ अल्फा डैश, ये हम निकाल चुके हैं पहले से। तो यहाँ पर आप देखिए ये बन गया F ऑफ अल्फा, F ऑफ, तो F ऑफ F ऑफ अल्फा प्लस B F ऑफ अल्फा डैश आ गया। इसका मतलब F जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। तो आप बोल सकते हो F इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम U टू V, F U से V में एक तुल्यकारिता है, इसका मतलब है हेंस U एंड V आर आइसोमॉर्फिक, अतः U और V तुल्यकारी है। ठीक है, चलिए इसका कन्वर्स पार्ट अब हम करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट U एंड V आर आइसोमॉर्फिक, विलोमता माना कि U तथा V तुल्यकारी है, U और V तुल्यकारी मान लिए, मतलब U और V दोनों ही आइसोमॉर्फिक है। देन वी शैल शो दैट, तब हमें दर्शाना है कि डायमेंशन ऑफ U और डायमेंशन ऑफ V दोनों बराबर है। ठीक है, U और V दोनों तुल्यकारी मान लिया, हमने आइसोमॉर्फिक मान लिया है, हमें दोनों का डायमेंशन इक्वल बताना है।
मान लेते हैं एफ मैपिंग है यू से भी में, क्योंकि यू और भी को आपने तुल्यकारी बोला है, आइसोमॉर्फी बोला है, तो इन दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो एफ जो है यू से भी में एक आइसोमॉर्फिज्म है, तुल्यकारिता है ना। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने यू और भी को आइसोमॉर्फिक बोला है, तुल्यकारी बोला है, तो एक मैपिंग होगा एफ जो यहाँ से यहाँ आइसोमॉर्फिज्म होगा। हमने मान लिया डायमेंशन ऑफ यू एन है, यू का डायमेंशन क्या मान लिया एन। अब हमें भी का डायमेंशन भी एन ही लाना है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन भी इक्वल प्रूफ करना है, बराबर बताना है हमें, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ यू हमने एन मान लिया, तो इसके बेसिस में एन एलिमेंट होंगे। हमने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बी अ बेसिस ऑफ यू। ये जो सेट एस है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, ये यू का बेसिस है, क्योंकि यू का डायमेंशन एन लिया है। तो जब ये यू का बेसिस है, तो इसमें जब एफ ऑपरेट करेंगे तो वी का बेसिस बन जाएगा, क्योंकि एफ क्या है आइसोमॉर्फिज्म है यू से भी में। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब F11 है, N2 है, होमॉर्फिज्म है, सभी है। तो जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने एलिमेंट भी में भी होंगे। क्यों? क्योंकि F आइसोमॉर्फिज्म है, 1 1 N2 है। तो जब इसमें F ऑपरेट करेंगे, F ऑफ अल्फा 1 F ऑफ अल्फा 2 F ऑफ अल्फा n, तो विल बी अ बेसिस ऑफ V, ये V का बेसिस बन जाएगा, ठीक है। किसका बेसिस बन जाएगा? V का, ये V का आधार होगा। अब बताओ V के आधार में कितने एलिमेंट है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 n एलिमेंट है, तो V का डायमेंशन भी n होगा। तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। एक बार फिर समझाता हूँ, मैंने डायमेंशन ऑफ U n मान लिया, इसका मतलब है U के बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे, है ना। ये जो n एलिमेंट्स है U के बेसिस बनाएंगे, U का आधार है। अब F होमॉर्फिज्म लिखा है, सिंस F इज आइसोमॉर्फिज्म, F आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम U टू V, क्योंकि F U से V में एक तुल्यकारिता है। इसका मतलब ये है कि जब इसमें F ऑपरेट करेंगे, नया सेट बनाया S डेस, सब में F ऑपरेट कर दिया, F ऑफ अल्फा 1 F ऑफ अल्फा 2 F, तो यह V का बेसिस हो जाएगा, विल बी अ बेसिस ऑफ V, V का एक आधार होगा। अब V के आधार में भी n एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ V भी n हुआ, डायमेंशन ऑफ V भी क्या हुआ, n हुआ। तो यह डायमेंशन ऑफ U और डायमेंशन ऑफ V दोनों बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए। एक क्वेश्चन हम करते हैं, सो दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज आइसोमॉर्फिक टू VNF। दर्शाइए कि प्रत्येक n विमी सदिश समष्टि VF VNF के तुल्यकारी होती है, ठीक है। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, n डायमेंशनल मतलब इसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे, वह VNF के तुल्यकारी होते हैं। VNF मतलब n टपल्स का कलेक्शन, VNF भी बताऊंगा आपको, n टपल्स, VNF के एलिमेंट दिखेंगे कैसे भी मैं आपको बताऊंगा। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब यह है कि इसके बेसिस में n एलिमेंट्स आएंगे, और VNF का मतलब यह है कि ये n टपल का कलेक्शन होगा। अभी आपको n टपल बताएंगे, है ना। हमें इन दोनों को तुल्यकारी बताना है, आइसोमॉर्फी बताना है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को मतलब n विमी सदिश समष्टि को और VNF को, इन दोनों को आइसोमॉर्फी बताना है, तुल्यकारी बताना है। अभी आपको VNF के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया VF भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, VM n डायमेंशनल n विमी सदिश समष्टि है, तो V का जो डायमेंशन है वो n होगा। VF जो है n विमी सदिश समष्टि है, इसका मतलब है ये V का डायमेंशन n है, मतलब इसमें इसके बेसिस में n एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने माना लेट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी अ बेसिस ऑफ V, V का एक आधार है। Then every element of V can be expressed as a linear combination of elements of S। S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा ही V का प्रत्येक एलिमेंट एक्सप्रेस किया जाएगा, है ना। V का प्रत्येक अवयव S के अवयव के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि आपने S को बेसिस कहा है, V का आधार कहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो अगर कोई एलिमेंट लेते हो अल्फा, अगर कोई एलिमेंट अल्फा लेते हैं V से, तो अल्फा जो है इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। अल्फा आएगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस AN अल्फा n, इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन से अल्फा बना है। यहाँ पर A1 A2 AN सारे F के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे F के एलिमेंट्स हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें अल्फा मिलेगा। अब इनका टपल बनाए n टपल, A1 कामा A2 कामा n, वो VNF का एलिमेंट हो। VNF के बारे में बताता हूँ। VNF में एक टपल बनेगा ऐसे n टपल, A1 कामा A2 कामा कामा an, यहाँ पर A1 A2 n सारे F के मेंबर हैं। तो ये जो n टपल है, इसको हम n टपल कहते हैं, ये VNF का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो याद रखना VNF के एलिमेंट ऐसे होंगे, और VF के एलिमेंट ऐसा होगा। देखो VF के एलिमेंट, V का एलिमेंट अल्फा है
है ना। मैं आपको बता दूं, भी आप एफ लिखो या भी लिखो, मतलब वही होता है। भी आप एफ को ही शॉर्टकट में भी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा भी का एलिमेंट है तो अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। और वी एन एफ का एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे, वी एन एफ जो है एन टपल का कलेक्शन होगा। हमें बताना है वी एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एन एफ। हमें वी एफ और वी एन एफ को तुल्यकारी बताना है। इन दोनों के बीच में एक मैपिंग लेना पड़ेगा, एफ मैपिंग लिए वी एफ से वी एन एफ, इस प्रकार से लिए कि वी एफ का जो मेंबर है इस फॉर्म में दिखेगा ये, और वी एन एफ का एलिमेंट इस फॉर्म में दिखेगा। वी एन एफ का एलिमेंट ऐसे दिखता है, देखो वी एन एफ का एलिमेंट ये इस फॉर्म में, और भी आप एफ के एलिमेंट इस फॉर्म में है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर अल्फा भी का एलिमेंट है तो अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो एक मैपिंग हमने डिफाइन कर दिया एफ। अब इस मैपिंग एफ को हमें आइसोमॉर्फिज्म बताना पड़ेगा, मतलब इसको हमें तुल्यकारिता बताना पड़ेगा। तुल्यकारिता तभी बता पाएंगे जब ये 1-1 होगा, ऑन-टू होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा। पहले हम इस एफ को 1-1 बताते हैं, है ना। हमने लिखा है एफ इज 1-1, एफ एक ही है। तो एक अल्फा हमने ले लिया A1 अल्फा 1 प्लस A2, ये भी एफ का मेंबर है। वैसे एक अल्फा डे से ले लिया B1 अल्फा 1 प्लस B2, यहाँ A1 A2 आ चुका था करके B1 B2 Bn ले लिए। एफ ऑफ अल्फा हम निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन नंबर 1 से। एफ ऑफ अल्फा डे से निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके। एफ ऑफ अल्फा डे से निकाल लिए। अब हम एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डे से लेके चलेंगे। देखो मैं ये करने वाला हूँ, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डे, ये मैं लेके चलूँगा, ठीक है। और मैं ये साबित करूँगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डे, ये ठीक है। एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डे लेकर चलूँगा और मैं साबित करूँगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डे। अगर मैं ये साबित कर पाया तो ये जो एफ है वो 1-1 कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डे ले लिया। एफ ऑफ अल्फा को लो अभी हमने थोड़ा देर पहले निकाला था, ये आप देखिए। एफ ऑफ अल्फा है A1, A2, An। एफ ऑफ अल्फा डे है B1, B2, Bn। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो A1 इक्वल टू B1 आएगा, A2 इक्वल टू B2 आएगा, An इक्वल टू Bn आएगा। तो जब A1 इक्वल टू B1 आ गया, A1 इक्वल टू B1 आया, A2 इक्वल टू B2 आया, An इक्वल टू Bn आ गया, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा डे आ जाएगा ये। तो एफ 1-1 हो गया। अब हमें बताना है एफ इज ऑन-टू, एफ अक्षादक है। ऑन-टू के लिए केवल आपको स्टेट करना है, आपको बताना है यहाँ का कोई भी मेंबर लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसका प्रीमेज यहाँ विद्यमान होता है। यहाँ के एलिमेंट का प्रीमेज यहाँ विद्यमान होता है, तो केवल आप स्टेट कर दोगे फॉर एनी A1 A2 An बिलोंग टू VNF देयर एग्जिस्ट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस An अल्फा इन बिलोंग टू VF सच दैट एफ ऑफ, इसमें जब एफ ऑपरेट करेंगे तो ये वाला मिलेगा। ये आपको लिख देना है, केवल स्टेट करना है, तो ये बन जाएगा ऑन-टू। अब बताना है एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रैखिक रूपांतरण है। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा अल्फा डेस है। मैं यहाँ पर एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी अल्फा डेस ये मैं लेके चलूँगा। मुझे लाना होगा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ अल्फा डेस। एफ ऑफ अल्फा इस फॉर्म में आएगा, एफ ऑफ अल्फा डेस इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलिए हम एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी अल्फा डेस, तो अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस N। अल्फा डेस की वैल्यू हम रख देते हैं। ए का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, बी का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा। तो यहाँ पर A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, An अल्फा n, यहाँ B1 अल्फा 1, B2 अल्फा 2, इस प्रकार से आएगा। इन दोनों में अल्फा 1 कॉमन है, इन दोनों में अल्फा 2 कॉमन है, इन दोनों में अल्फा n कॉमन है, इस प्रकार कॉमन निकाल देंगे। अब यहाँ से यहाँ आपको बताते हैं इक्वेशन नंबर 1 से आया है। देखो इक्वेशन नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, तब आपके सामने आएगा जी। इक्वेशन नंबर 1 में जब इसमें एफ ऑपरेट करते हैं तो A1, A2, An इस प्रकार से आता है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नहीं आता है, केवल A1 A2 An आता है, वो भी इस प्रकार से n टपल में आता है। इसका पहला, फिर इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका जब एफ ऑपरेट करते हैं तब। तो यहाँ भी एफ ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें एफ ऑपरेट करेंगे तो ये वाला आएगा, फिर कामा ये वाला टर्म आएगा, फिर कामा ये वाला। ये इक्वेशन नंबर 1 से आया, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है, ठीक है। समीकरण 1 से आ रहा है। अब आपको अलग अलग कर लेना है। इसका पहला एक ब्रैकेट में, इसका सेकंड एक ब्रैकेट में। इन सब में ए कॉमन है, इन सब में बी कॉमन है, कॉमन निकाल दिए। ये हमारा एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा, यह एफ ऑफ अल्फा डेस। तो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी अल्फा डेस इज इक्वल टू आ गया हमारा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ अल्फा डेस, इतना इक्वल टू इतना आ गया।
इसका मतलब एफ बन गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण बन गया। तो F11 भी है, F12 भी है, F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब F बन गया आइसोमॉर्फिज्म, मतलब UF नहीं VF और VNF दोनों ही आइसोमॉर्फिक हैं, तुल्यकारिता है। ठीक है, तुल्यकारी है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। मैं आप लोग बताने वाला हूं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, सदिश समष्टि समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। याद रखना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, सदिश समष्टि समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, इसका पहले स्टेटमेंट याद रखना है, फिर इसका प्रूफ आपको याद रखना है। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस, मान लो UF तथा VF दो सदिश समष्टियां हैं, एंड F फ्रॉम U टू V बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, F जो है U से V में एक रैखिक रूपांतरण है, देन तब U अपॉन कर्नेल F या आइसोमॉर्फिक होता है V के, U अपॉन कर्नेल F V के तुल्यकारिता होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें स्टेटमेंट में याद रखना है, देखो पहला चीज़ आपको याद रखना है UF और VF दोनों ही वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों ही सदिश समष्टियाँ हैं। और दूसरा चीज़ याद रखना है कि F जो है U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। ठीक है, F U से V में एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। हमें यहाँ प्रूव करना है U अपॉन कर्नेल F इस V के तुल्यकारी होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। U अपॉन कर्नेल F और V दोनों ही आइसोमॉर्फिक होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड F फ्रॉम U टू V बी आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, UF और VF दो सदिश समष्टियां हैं, वेक्टर स्पेसेस हैं। F जो है U से V में एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने मान लिया कर्नेल F, आपको पता है कर्नेल F में ऐसे एलिमेंट आएंगे U से जिसका F में 0 डेस होगा, तो इसको हम कर्नेल F बोलेंगे। तो कर्नेल F में ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें F अगर ऑपरेट करें तो 0 डेस आता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। हम आपको VF का भी बता देंगे कि U में जितने भी मेंबर है, जैसे U का एलिमेंट अल्फा है तो V का एलिमेंट F ऑफ अल्फा आएगा, है ना, क्योंकि F ऑपरेट होगा तो VF का एलिमेंट F ऑफ अल्फा के फॉर्म में होंगे। और ये भी आपको बता देंगे U अपॉन कर्नेल F, U अपॉन कर्नेल F जो है ना, U अपॉन कर्नेल F का जो एलिमेंट है वो कर्नेल F प्लस अल्फा के फॉर्म में होंगे, कर्नेल F प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा U का मेंबर होगा, है ना, क्योंकि ये कोसेंट स्पेस है, इसका मेंबर कर्नेल F प्लस अल्फा के फॉर्म में होंगे। देखिए ये देखो हम बता देते हैं, V का मेंबर F ऑफ अल्फा के फॉर्म में होगा और U अपॉन कर्नेल F का मेंबर कर्नेल F प्लस अल्फा के फॉर्म में होंगे। ये सब याद रखना है आपको, कैसे होंगे किसके एलिमेंट। इन दोनों को हमें तुल्यकारिता बताना है, इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। तो हमें एक मैपिंग लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ मैपिंग हमने फाई ले लिया। फाई इसलिए लिया क्यों, F क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये जो मैपिंग F है ये क्वेश्चन में दिया गया पहले से, तो हम F तो ले नहीं सकते, हमने एक नया मैपिंग फाई ले लिया। फाई यहाँ से यहाँ एक मैपिंग ले लिया, इसके एलिमेंट दिखेंगे कर्नेल F प्लस अल्फा के फॉर्म में, इसके एलिमेंट F ऑफ अल्फा के फॉर्म में, जहाँ पे अल्फा बिलोंग करेगा U में। तो आपको मैपिंग भी डिफाइन करते समय ध्यान रखना है इसके एलिमेंट किस फॉर्म में है, इसके एलिमेंट किस फॉर्म में है। जिस फॉर्म में इसके एलिमेंट्स होंगे ये आपको पता रहना चाहिए, तभी आप मैपिंग डिफाइन कर पाओगे। और मैपिंग इसलिए आपको डिफाइन करना है क्योंकि इन दोनों को हमें आइसोमॉर्फिक बताना है, तुल्यकारिता बताना है इन दोनों को। ये दोनों तुल्यकारिता तभी आप बता पाओगे जब इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करोगे। तो पहले हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया, अब हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया, अब इस मैपिंग को हम 1-1 बताएंगे, ऑन-टू बताएंगे, होमोमॉर्फिज्म बताएंगे। पहले हम इसको 1-1 प्रूफ कर देते हैं। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए हमें बताना पड़ेगा फाई ऑफ कर्नेल F प्लस अल्फा इज इक्वल टू फाई ऑफ कर्नेल F प्लस बीटा, इक्वल लेके चलेंगे और ये बताएंगे कर्नेल F प्लस अल्फा इज इक्वल टू कर्नेल F प्लस बीटा। ठीक है, तो फाई ऑफ कर्नेल F प्लस अल्फा यहाँ से F ऑफ अल्फा हो जाएगा और फाई ऑफ कर्नेल F प्लस बीटा यहाँ से F ऑफ बीटा होगा, F ऑफ अल्फा इज इक्वल टू F ऑफ बीटा आ गया। इसको आप इधर ले आओ तो F ऑफ अल्फा माइनस F ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 डेस हो जाएगा। F ऑफ अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म लगा दो, तो F ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डेस। तो F ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 डेस आ रहा है, इसका मतलब F अल्फा माइनस बीटा कर्नेल F का एलिमेंट होगा, क्योंकि कर्नेल F में वही एलिमेंट होते हैं जिसका F में 0 डेस होता है। तो यहाँ पर F अल्फा माइनस बीटा में F ऑपरेट करें 0 डेस आ रहा है, इसी कारण ये जो है कर्नेल F का एलिमेंट होगा। अब यहाँ से यहाँ इस प्रॉपर्टी को देखो, अगर A माइनस बी बिलोंग टू H है तो H प्लस A इक्वल टू H प्लस बी आता है, इसको याद रखना। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, A और B ना होके अल्फा माइनस बीटा है, और यहाँ H ना होके कर्नेल F है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करें, H की जगह कर्नेल F सोचो और A और B की जगह अल्फा और बीटा सोचो,
तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज करो तो आएगा कर्नेल एफ प्लस अल्फा इक्वल टू कर्नेल एफ प्लस बीटा। इस प्रकार फाई बन गया 1 1, फाई एक ही है। अब हम बताएंगे फाई इस आन टू के लिए केवल स्टेट करना होगा। यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका प्री में जहाँ विद्यमान है ये आपको बताना होगा। तो हम बता देते हैं आन टू हमने लिखा फॉर एनी एफ ऑफ अल्फा बिलोंग टू वी देयर एग्जिस्ट कर्नेल एफ प्लस अल्फा बिलोंग टू यू अपॉन कर्नेल एफ सच दैट अगर इसमें फाई ऑपरेट करते हैं तो हमें एफ ऑफ अल्फा मिलता है। मतलब फाई आन टू है, केवल स्टेट करना है। अब आपको बताना है फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाई रैखिक रूपांतरण है। ठीक है, मैं फाई ऑपरेट कर रहा हूँ ए कर्नेल एफ प्लस अल्फा प्लस बी कर्नेल एफ प्लस बीटा में। ठीक है, तो ए का मल्टीप्लाई कर्नेल एफ से नहीं होगा, केवल ए का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ होगा। तो ये आएगा फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस ए अल्फा और ये आएगा कर्नेल एफ प्लस बी बीटा, कर्नेल एफ प्लस बी बीटा आएगा, है ना। इस बी के साथ इसका मल्टीप्लाई, इस प्रॉपर्टी को देखो, ए का मल्टीप्लाई एच प्लस एक्स से करेंगे तो एच प्लस ए एक्स आता है। ए का मल्टीप्लाई एच से नहीं है। कोसेट की प्रॉपर्टी याद रखना, कोसेट हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ना, तो अभी हम बीएससी फाइनल ईयर में हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, इसका प्रूफ भी हम दे चुके हैं। ठीक है, इसका प्रूफ भी हमारे पास है, तो याद रखना ये प्रॉपर्टी। ए अगर इंटू करें एच प्लस एक्स में तो एच प्लस एक्स आता है, यहाँ एच की जगह कर्नेल एफ है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एच प्लस एक्स प्लस एच प्लस वाई है तो एच प्लस एक्स प्लस वाई होता है, एच एक बार लिखा जाएगा। ये भी कोसेट की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को देखें, सेकंड प्रॉपर्टी को, तो यहाँ भी कर्नेल एफ एक बार लिखा जाएगा। अब यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से आएगा, यहाँ से यहाँ, है ना। इक्वेशन नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा। जब फाई ऑपरेट होता है कर्नेल एफ प्लस अल्फा में तो आता है एफ ऑफ अल्फा। फाई ऑपरेट होता है कर्नेल एफ प्लस अल्फा में तो एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नेल एफ प्लस अल्फा प्लस बीटा है, एफ ऑफ अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म लगा दो तो आ जाएगा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। अब एफ ऑफ अल्फा इक्वेशन नंबर 1 से लिख दो, यह आ जाएगा फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस अल्फा। एफ ऑफ बीटा भी इक्वेशन नंबर 1 से, तो आ जाएगा फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस बीटा। तो ये हमने लेके चला, ये ले आया, मतलब फाई बन गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण। तो फाई 1 1 भी है, आन टू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तीनों हैं। तो फाई बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब जो है यू अपॉन कर्नेल एफ और भी दोनों ही आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, तुल्यकारिता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन V3R। आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग टू द बेसिस, एक बेसिस आपको दिया गया है, आपको बताना है मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी। इस बेसिस, ये जो आधार बी दिया है, इसके सापेक्ष इस टी का अवयव आपको ज्ञात करना है। इस बी के सापेक्ष, बी एक आधार आपको दिया गया है, इस बी के सापेक्ष टी का अवयव आपको बनाना है। मतलब आपको बी के रिस्पेक्ट में टी का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। देखते हैं, बहुत सिंपल है। ये आपको लीनियर ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको बी बेसिस भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको आप अल्फा 1 नाम दो, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3। ये हमारा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। फिर आपको टी ऑफ अल्फा 1 निकालना है, टी ऑफ अल्फा 2 निकालना है, टी ऑफ अल्फा 3। मतलब टी ऑफ ए बी सी आपको इक्वेशन 1 में दिया है, टी ऑफ अल्फा 1 निकालोगे तो ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह 1 आएगा, सी की जगह 1, वहाँ A1 1 1 रख दोगे। फिर टी ऑफ अल्फा 2 निकालोगे तो ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह 1 आएगा, सी की जगह 0 आएगा। फिर टी ऑफ अल्फा 3 आप जब निकालोगे तो ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह 0 और सी की जगह भी 0 आएगा। तो टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, टी ऑफ अल्फा 3 आपको निकालना है इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके। ये इक्वेशन 1 आपको क्वेश्चन से मिलेगा और ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब आपको टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, टी ऑफ अल्फा 3 निकाल लेना है, निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये फार्मूला आपको याद रखना है। टी ऑफ अल्फा 1 आप लोगे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। ठीक है, टी ऑफ अल्फा 1 क्या लोगे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। टी ऑफ अल्फा 1 निकाल चुके हो, अल्फा 1 को वैल्यू पता है, अल्फा 2 को वैल्यू पता है, अल्फा 3 को वैल्यू पता है। अब A1 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, A2 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, A3 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट प्लस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में कंपेयर करोगे, राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, कंपेयर करोगे तो इतना इक्वल टू 3 आ गया, इतना इक्वल टू -3 आ गया, इतना इक्वल टू A1 इक्वल टू 3 आ गया। तो A1 की वैल्यू 3 है, यहाँ A1 की वैल्यू पुट करो तो A2 की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ A1 प्लस A2 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपको A3 की वैल्यू मिल जाएगा। A1 प्लस A2 की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो हमें A3 की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से A1 मिल गया, यहाँ से A2 मिल जाएगा, यहाँ से A3 मिल जाएगा। तो A1 A2 A3 की वैल्यू आपको मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
आपको टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, टी ऑफ अल्फा 3 इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके निकाल लेना है। ये निकालने के बाद में आपको ये फार्मूला याद करना है, टी ऑफ अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। फिर टी ऑफ अल्फा 1 आप निकाल चुके हो, ये रख दोगे। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के वैल्यूज आप पुट करोगे। फिर इसको सॉल्व कर लेना, कंपेयर करना बोथ साइड, तो आपको A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाएगा। फिर वही काम आपको टी ऑफ अल्फा 2 के लिए करना है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 आप लिख चुके हो, तो B1 B2 B3 लिखोगे। जब टी ऑफ अल्फा 2 की बात करोगे तो B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3 लिखोगे। इसके लिए ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये टी ऑफ अल्फा 2 लिखोगे, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 B2। फिर वही काम करना है, टी ऑफ अल्फा 2 आप निकाल चुके हो, यहाँ से B1 B2 B3 निकाल लोगे। फिर वही काम टी ऑफ अल्फा 3 के लिए आपको करना है, टी ऑफ अल्फा 3 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3। ठीक है, फिर वही टी ऑफ अल्फा 3 आपको पता है, इसको सॉल्व करके C1 C2 C3 निकाल लोगे। इस प्रकार से आपने A1 A2 A3 निकाल लिया, B1 B2 B3 निकाल लिया, C1 C2 C3 निकाल लिया। अब आपको मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस में। तो इस प्रकार से लिखोगे कॉलम में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। A1 A2 A3 की वैल्यू लिख दो, B1 B2 B3 की वैल्यू लिख दो, C1 C2 C3 की वैल्यू। इस प्रकार से वैल्यूज आप लिख दीजिए, तो आपको मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बी के सापेक्ष टी का अवयव मिल जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस, ये होमवर्क है, इसको आप घर में कीजिए। इसके आंसर भी मैंने लिखा है, एक बार ट्राई कीजिए और ये आपसे बनेगा जरूर। हम एक क्वेश्चन करते हैं, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4x माइनस 2y कामा 2x प्लस वाई। कंप्यूट द मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू द बेसिस बी, है ना। बी बेसिस बी आपको अल्फा 1 अल्फा 2 दो एलिमेंट दिए, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू भी आपको दिया गया है, मतलब आपको एक बेसिस भी दिया गया है, एक आधार भी दिया गया है, टी का वैल्यू भी दिया गया है। आपको टी का मैट्रिक्स बनाना है इस बी के रिस्पेक्ट में, है ना, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में टी का मैट्रिक्स आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। टी ऑफ एक्स वाई आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, जिसे हमने इक्वेशन 1 कहा है, और अल्फा 1 अल्फा 2 वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 वैल्यू मिल गया है। अब आपको फर्स्ट सबसे पहले टी ऑफ अल्फा 1 निकालना है और टी ऑफ अल्फा 2 निकालना है। टी ऑफ अल्फा 1 जब निकालोगे तो एक्स की जगह 1 आएगा और वाई की जगह 1 आएगा, या एक्स की जगह 1 रखना, वाई की जगह 1। अब टी ऑफ अल्फा 2 जब आप निकालोगे तो एक्स की जगह -1 आएगा और वाई की जगह 0 आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन नंबर 1 भी आपको क्वेश्चन से मिलता है, और अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आपको भी क्वेश्चन में दिया गया रहता है। तो टी ऑफ अल्फा 1 और टी ऑफ अल्फा 2 हम निकाल लेते हैं। पहले ये हमने निकाल लिया, टी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ अल्फा 2 की वैल्यू मिल गया है। तो टी ऑफ अल्फा 1 आ रहा है 2 3 और टी ऑफ अल्फा 2 आ रहा है -4 -2। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है। टी ऑफ अल्फा 1 होता है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2। ठीक है, टी ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2 3, अल्फा 1 की वैल्यू आपको पता है 1 1, अल्फा 2 की वैल्यू -1 0 है। A1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, A2 का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगा। इसका फर्स्ट प्लस करोगे, इसका सेकंड प्लस करोगे। फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना है, इसका पहला इसका सेकंड। तो यहाँ से A1 इक्वल टू 3 आ गया और A1 माइनस A2 इक्वल टू 2 आया। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 3 है और यहाँ से आपको A2 की वैल्यू मिल जाएगा। जब A1 की वैल्यू 3 पुट करोगे तो A2 की वैल्यू 1 मिल रहा है। इस प्रकार से A1 और A2 की वैल्यू मिल गया। अब दूसरा फार्मूला सेम ऐसा ही फिर यूज करोगे, ये फार्मूला आपने बताया ना, ये बस यहाँ पर A1 A2 ना होके B1 B2 लिखोगे आप, और यहाँ पे टी ऑफ अल्फा 1 होकर टी ऑफ अल्फा 2 आप लिखोगे। तो टी ऑफ अल्फा 2 होगा B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2। ओके, तो ये आपका आ जाएगा टी ऑफ अल्फा 2 हम निकाल चुके हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू हमने रख दिया। फिर वही काम फिर कंपेयर करेंगे तो हमें B1 और B2 की वैल्यू मिलेगा। इस प्रकार से हमने कंपेयर करके B1 और B2 की वैल्यू निकाल लिया। तो B1 आया -2 और B2 आया 2। अब आपको इसका मैट्रिक्स लिखना है, याद रखना कॉलम में लिखना है, रो में नहीं लिखना है, कॉलम में, है ना। A1 A2 के लिए पहला कॉलम में, B1 B2 के लिए दूसरे कॉलम में। तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बी के सापेक्ष टी का अवयव। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ओके, ये हम A1 और A2 के लिए 3 और 1 आया था, B1 B2 के लिए -2 और 2 आया था। इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर भी आपको टी ऑफ x1 x2 x3 की वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी दिया गया है। आपको मैट्रिक्स ऑफ टी निकालना है इन द बेसिस ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में ही मिला है। सबसे पहले आपको टी ऑफ अल्फा 1 निकालना है, फिर टी ऑफ अल्फा 2 निकालना है, फिर टी ऑफ अल्फा 3 आपको निकालना है इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके। तो ये हमने निकाल लिया। ये देखिए, टी ऑफ अल्फा 1 आया 4 - 2 3, टी ऑफ अल्फा 2 आया -2 4 9 और टी ऑफ अल्फा 3 आया 7 - 3।
इसके बाद में आपको ये फार्मूला याद रखना है, टी ऑफ अल्फा वन इक्वल टू A1 अल्फा वन प्लस A2 अल्फा टू प्लस A3 अल्फा थ्री। टी ऑफ अल्फा वन की वैल्यू 4 - 2 3 है, ये आप रख दीजिए। अल्फा वन की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया वो, अल्फा टू की वैल्यू भी क्वेश्चन में है, अल्फा थ्री की वैल्यू भी आपको दिया गया है। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री रख दीजिए। अब A1 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, A2 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, A3 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट प्लस कीजिए, इसका सेकंड इसका सेकंड इसका सेकंड प्लस कीजिए, इसका थर्ड इसका थर्ड इसका थर्ड प्लस कर दिए। कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने से 3 इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको A1 A2 और A3 की वैल्यू निकालना है ना। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप जो है इन दोनों को माइनस कर दो तो A1 कट जाएगा, तो आपको A2 A3 में रिलेशन मिल जाएगा, है ना। फिर आप सॉल्व कर लो। एक तरीका आप इसको क्रॉस रेशियो मेथड से बना सकते हो, वज्र गुणन विधि से। कोई भी तरीके से आप बनाइए, हमें आपको A1 A2 A3 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए, हमने इस प्रकार से क्या किया, देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, बहुत सिंपल से हमने क्या दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको 6 से, इसको 3 से 4 से, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, सब में 12 आएगा। फिर प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, ताकि क्लास ऐसे मेथड से बनाना ईजी हो जाए, है ना। जरूरी नहीं हम जो मेथड यूज़ करें वही आप यूज़ कीजिए, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीके में और आपको बताता हूँ। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो A1 कट जाएगा, तो खाली A2 A3 आएगा, A2 A3 में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ भी A2 A3 में रिलेशन है। फिर A2 और A3 की वैल्यू निकाल के कोई भी इक्वेशन रखेंगे तो A1 भी मिल जाएगा, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो मैंने एक तरीका इसमें यूज़ किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से और इसको 4 से, तो यहाँ भी 12 यहाँ 12 यहाँ भी 12 आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया ये। फिर इन दोनों को माइनस कर दिया तो ऐसा आ गया, 0 आ गया। फिर क्रॉस ऐसे मेथड से मैंने यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू निकाला है, इस प्रकार से आया है ये, ठीक है। A1 A2 A3 की वैल्यू मैंने निकाल लिया। फिर वैसे ही B1 B2 B3 आपको निकालना पड़ेगा और C1 C2 C3 निकालना पड़ेगा। फिर A1 A2 A3 की वैल्यू पहले कॉलम में, B1 B2 B3 की वैल्यू सेकंड कॉलम में और C1 C2 C3 की वैल्यू थर्ड कॉलम में। इस प्रकार से आप निकालोगे तो ये B1 B2 B3 का वैल्यू, C1 C2 C3 की वैल्यू मिला, और इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू B मिलेगा। इस क्वेश्चन में वही काम करना है आपको, सेम, है ना। बहुत ईजी, हमने आपको बता दिया है कि ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको टी ऑफ अल्फा वन निकालना है, टी ऑफ अल्फा टू निकालना है, टी ऑफ अल्फा थ्री निकालना है। फिर ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ से आपको A1 A2 A3 को वैल्यू निकालना है। A1 A2 A3 को वैल्यू हमने निकाल लिया। फिर वैसे ही इस फार्मूले को याद रखना है। यहाँ से आपको B1 B2 B3 निकालना है। फिर उसको ये फार्मूला याद रखना है, और यहाँ से आपको C1 C2 C3 निकाल देना है ये, और जो भी वैल्यू आएगा ये कॉलम में रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, हमने जो बनाया उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज हम बताते हैं। यहाँ भी आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 बेसिस है, एक नहीं है 2 है, बी भी है बी डेस भी है, 2 बेसिस है ना। इन दोनों के सापेक्ष आपको टी का मैट्रिक्स निकालना है। 2 बेसिस दिए गए हैं, एक नहीं है 2 है। अब क्या करेंगे देखो, अब सिंपल है। ये आपको क्वेश्चन मिला है ना, बी E1 E2 दिया गया है। E1 मतलब होता है 1 0 0 और E2 मतलब होता है 0 1। E1 डैश E2 डैश E3 डैश क्या होता है बताता हूँ। E1 डैश होता है 1 0 0 0 1 0 0, E2 डैश होता है 0 1 0 और E3 डैश 0 0 1 होता है। वैसे E1 होता है 1 0, E2 0 1। याद रखना, 2 डायमेंशन है तो 1 0 लिखोगे, 3 डायमेंशन है तो 1 0 0 लिखोगे, ठीक है। तो चलिए, ये बी और बी डैश हमें पता चल गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी ऑफ E1 निकालेंगे और टी ऑफ E2 निकाल लेंगे। टी ऑफ E1 और टी ऑफ E2 निकाल लोगे तो टी ऑफ E1 जब निकालोगे तो S की जगह 1 आएगा और S2 की जगह आपका 0 आएगा। फिर टी ऑफ E2 जब निकालोगे तो X1 की जगह 0 आएगा और S2 की जगह 1 आएगा। तो सबसे पहला काम इस मैटर, अभी इस बेसिस को मत देखना, केवल इसी को देखना। तो टी ऑफ E1 और टी ऑफ E2 आप निकाल लीजिए। ये काम आप कर लीजिए, ये हो गया, निकल गया। ये टी ऑफ E1 और टी ऑफ E2 निकल गया। अब फार्मूला जो है टी ऑफ E1 इक्वल टू A1 E1 डैश होगा। पहले याद करो, A1 अल्फा 1 लिखते थे, है ना। तो E1 डैश प्लस A2 E2 डैश प्लस A3 E3 डैश होगा। अब E1 E2 E3 नहीं आएगा, E1 E2 नहीं आएगा, यहाँ पे E1 डैश E2 डैश E3 डैश आएगा, क्योंकि टी ऑफ E1 3 डायमेंशन है, टी ऑफ E2 भी 3 डायमेंशन है। E1 डैश E2 डैश E3 डैश लिखोगे, ठीक है। अब E1 डैश E2 डैश E3 डैश की वैल्यू रख लो, टी ऑफ E1 की वैल्यू रख दो। अब उसको आप सॉल्व कीजिए,
जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो टी ऑफ E1 आपने निकाल लिया, टी ऑफ E2 आपने निकाल लिया है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, नहीं दो बेसिस दिए गए हैं। इन दोनों बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको टी का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। इन दोनों बेसिस के रिस्पेक्ट में टी का मैट्रिक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो टी का मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले टी ऑपरेट करोगे E1 में, टी ऑपरेट करोगे E2 में, ये तो आप कर लोगे। तो टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 निकाल लोगे, ये आपने निकाल लिया टी ऑफ E1 टी ऑफ E2। फिर टी ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A1 E1 डेस, A2 E2 डेस, A3 E3 डेस, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये अब टी ऑफ E1 आप निकाल चुके हो, रख दोगे। E1 डेस, E2 डेस, E3 डेस की वैल्यू रख दोगे, कंपेयर करोगे तो आपको A1 A2 A3 मिलेगा। वैसे ही टी ऑफ E2 इज इक्वल टू लिखोगे B1 E1 डेस, B2 E2 डेस, B3 डेस। टी ऑफ E2 आप निकाल चुके हो, ये रख दो। E2 डेस, E3 डेस, E1 डेस, E2 डेस, E3 डेस की वैल्यू को कंपेयर करो तो आपको B1 B2 B3 मिल जाएगा। A1 A2 A3 मिल गया, B1 B2 B3 मिल गया। अब ये वैल्यू कॉलम में आपको लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है कॉलम में। तो ये आया कहलाएगा मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड बी डेस, बी और बी डेस के रिस्पेक्ट में टी का अवयव कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए और जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए।